हाँ जी। हाँ, नमस्कार। मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई का अध्यक्ष। आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका शीर्षक है वर्तमान समय और लोक कथाओं की प्रासंगिकता, एक परिचर्चा। सभी वक्ता अपना अपना वक्तव्य रखेंगे, अपनी अपनी बातचीत रखेंगे, क्योंकि लोक कथाओं पर आधारित कई फिल्में बनी हैं, नाटक हुए हैं, आधुनिक कहानी कविताएं लिखी जा रही हैं और चित्रकला भी खूब हो रही है, देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में। तो इस तरह हमने कहा कि एक कार्यक्रम रखते हैं, तो आज सभी की सहमति से कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं शुरू में आमंत्रित करूंगा वरिष्ठ पत्रकार जो धर्मयुग और नवभारत टाइम्स में काफ़ी सालों तक लिखा है, आज भी लिख रहे हैं, सुरेश शर्मा जी। हाथ में रख सकते हैं, हाथ में रख सकते हैं, हाँ, यूँ ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, रखिए देते हैं इसी में। आदरणीय केशव राय जी और सम्मान्य मित्रों, आज कल शाम को ही केशव राय जी ने ये बताया कि आज का समय और लोक कथाओं की प्रासंगिकता पर हम कल चर्चा करने जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि लोक कथाओं को हम एक तरह से बदले हुए समय में भूल रहे हैं। लोक कथाओं के अंदर जो ऊर्जा है, जो रचनात्मकता है, जो संवेदनशीलता है, उसको हम भूल रहे हैं। तो और अभी जो कुछ हम लिख रहे हैं या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें कोई चीज़ छूट रही है। और छूट इसलिए रही है कि हम अपनी परंपरा से तेज़ी से कट रहे हैं। और हमारी जो लोक कथा है, जो हमारी भूमि है, हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति है, हमारी संवेदना की, उससे हम कट रहे हैं। तो इसलिए अभी के समय में यह बहुत ही प्रासंगिक गोष्ठी है और इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए। मित्रों, लोक कथा का जो आरंभ है, उसकी जो शुरुआत है, उसके बारे में बहुत विचार तो किया है लोगों ने, लेकिन एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं। ऋग्वेद में संवाद सूक्त आता है, जिसमें एक ऋषि दूसरे से कहते हैं कि वो जो उसकी कहानी है उसकी तरह ही तुम्हारा हश्र होगा। लेकिन इसका मतलब है कि उससे पहले, वेद से पहले भी वो कहानी कोई है जिसका उदाहरण ऋषि दे रहा है दूसरे ऋषि को। तो ये बताना कि फला से इसकी शुरुआत हुई है, बल्कि मनुष्यता, चूँकि मनुष्य कल्पनाशील है और कल्पना में वो अपने जीवन को देखता है, तो उसके विकास के साथ ही, भाषा और संप्रेषण के विकास के साथ ही लोक कथा की शुरुआत हुई है। बाद में आप फिर वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उसमें कथाएं आपको मिलती हैं। उसके बाद उपनिषद आते हैं, उसमें कथाएं मिलती हैं आपको। फिर पंचतंत्र की कथाएं, पंचतंत्र की विष्णु शर्मा ने जो कथाएं लिखी हैं, कहना मुश्किल है कि सिर्फ उनकी रची हुई है। उस समय लोक में प्रचलित जो कथाएं हैं उसका संग्रह भी हो सकता है, क्योंकि उसमें इतनी विविधता है, इतना रूप है उसका, कि वो लगता है कि कितनी तरह के लोगों ने इसको महसूस किया है और किया है। तो ये सारी जो लोक कथाओं की दुनिया का हमारी परंपरा रही है। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो लोक कथाओं जिसकी मैं आगे चर्चा करूँगा, इतना विस्तार हुआ है लोक भाषा में। लोक कथाएं जाहिर है कि लोक भाषा में ही होगी। तो जिस तरह से वो लिखी गई हैं, तो जैसे आल्हा उदल देख लीजिए, या भरथरी देख लीजिए, या आप इस तरह से लोरिक चंदायन देख लीजिए, या सोरठा ब्रिजभार देख लीजिए। इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं। तो इन सब कथाओं का सार क्या है, इन सारी कथाओं का संरचना क्या है? तो आप देखते हैं कि सुख की तलाश और एक सार्थक निष्कर्ष हासिल करना, ये लोक कथा का उद्देश्य है। किसी भी लोक कथा को ले लीजिए, एक आरंभ होता है, आरंभ होता है जिसमें कि चीज़ें रखी जाती हैं कि ये लोग हैं, ये चीज़ें हैं, ये समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे चरण में संघर्ष होता है और तीसरे में उसका समाधान आता है। अरस्तु ने ये जो बताया जाता है कि अरस्तु ने ये किया है, अरस्तु ने ये 3 डिवीज़न किया है, जिससे हम आज स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिसके आधार पर।
तो अरस्तु ने नहीं, अपने यहाँ की ये लोक भाषा की परंपरा है, लोक कथाओं की परंपरा है जिसमें ये स्ट्रक्चर है। अरस्तु से बहुत पहले, हजारों साल पहले से ये स्ट्रक्चर है, वेद से पहले से स्ट्रक्चर है कि एक शुरुआत, एक मध्य, एक अंत। तो ये जो लोक कथा की चीज़ें हैं, तो आज आप OTT के या वेब सीरीज़ की चीज़ें हम जो भी देखते हैं उसमें आपको लैग करती हुई चीज़ें ये दिखेंगी कि उसमें उसका उद्देश्य अपराधी को पकड़ना कोई किसी भी नाटक का उद्देश्य नहीं हो सकता। 8 हिस्सों में आप बता रहे हैं एक अपराधी को पकड़ना, कुछ और भी उद्देश्य है उसका। वो सब हम भूल गए हैं कि एक कला का जो उद्देश्य है और कला क्या हासिल करना चाहता है। तो ये इस तरह से अगर हमारा जो लोक कथाएं हैं उसकी ओर अगर हम मुड़ते हैं तो हमें उसकी प्रासंगिकता समझ में आती है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें और अभी जो कुछ हम कर रहे हैं उसको हम अपना सुधार करें और ठीक करें, और जो लोक कथा का उद्देश्य है उससे हम अपने को जोड़ें। अपने वर्तमान कथा साहित्य की जो दुनिया बनी है, जाहिर है कि आज नाटक से शुरू होकर और आज हम जहाँ पहुँच गए हैं कोरोना काल में, तो उसमें विचार तो करना होगा। ऐसे ही चल नहीं सकता, चीज़ें बदल रही हैं। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो लोक कथा जिसकी चर्चा, जिसके बारे में चर्चा चाहते हैं राय साहब, ये लोक कथा एक चीज़ है और लोक गाथा उसके समानांतर है। लोक कथा गद्य में जो बदकही से कहानी कही जाती है और लिखी जाती है वो लोक कथा है, लेकिन गायन के साथ जो और नाट्य के साथ जो आप प्रस्तुत करते हैं, बहुत सारा है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, वो है लोक गाथा। लोक गाथा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिनेमा भी और नौटंकी से पहले लोक गाथा ही है, और लोक गाथा से नौटंकी, और नौटंकी फिर नाटक पैरेलल, और उसके बाद सिनेमा। सिनेमा ने नाटक और नौटंकी दोनों से, गीत में कहीं भी अभिव्यक्त नहीं किया जाता है दुनिया के किसी सिनेमा में। हम लोग गीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं अपनी भावनाएं, वो नौटंकी का मूल है, और वो नौटंकी लोक विधा है। तो इस तरह से हमारा ये कहना है कि हम लोगों ने जो ये लोक कथा के साथ लोक गाथा पर भी विचार होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए लोक गाथाएं, लोक कथा की चर्चा की हम लोगों ने, और हम लोगों ने पंचतंत्र से लेकर सारी मिलती हैं, लेकिन आप लोक गाथा को देखिए। लोक गाथा में जैसे कि भर्तरी की कहानी मैं बताना चाहता हूँ, जो लोक गाथा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल के उस पर वो गाकर, वो गाने वाले घूमते हैं और उनके पास ये होता है, सारंगी होती है, और उस पर भर्तरी की कहानी वो कहते हैं। भर्तरी की कहानी क्या है? अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी, मतलब मैं मजाक में ही कह रहा हूँ, वो शोले के स्तर की है, जिसमें वही उड़ान है, वही भौचक कर देने वाला भाव है। भर्तरी की कहानी से जानते होंगे वो, कि भर्तरी को लगता है कि उसकी जो पत्नी पिंगला है, वो उस पर उसके 2 वर्जन मिलते हैं। एक के पिंगला है कि उसको मतलब किसी और से प्रेम करने लगी है, तो वो पहले उससे बात करते हैं, फिर वो कहती है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ रहने में कुछ अच्छा नहीं लगता, और तो जीवन तो एक ही बार मिलता है, तो इसको इस तरह से करने से क्या फ़ायदा कि हम लोग सारी ज़िंदगी एक दूसरे को सिर्फ इसलिए साथ रहें कि साथ एक बार हो गए थे। और ये भर्तृहरि गोरखनाथ के आश्रम में चले जाते हैं और अपने को अलग कर लेते हैं। एक वर्सन इसका ये है, ये उस ज़माने की चीज़ है जिसमें कि फ्रीडम और विचार, उसके बारे में ये इस तरह की बात कर रहा है। दूसरी कहानी ये होती है, कई वर्सन मिलते हैं क्योंकि कई लोग बोल कर कहते हैं तो उसमें जोड़ देते हैं। एक ये कहते हैं कि भर्तृहरि एक दिन शिकार के लिए जाते हैं, और भर्तृहरि शिकार के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि एक स्त्री आती है और वो पत्नी, अपने पति को कोई शवदाह हो रहा है उसका पति, और वो आग में कूद जाती है, और पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया इसने,
तो कहा कि बहुत पसंद करती थी उसको, उसके बिना रह नहीं सकती थी। तो उनको लगा कि अच्छा। तो वो घर पहुंचते हैं और पत्नी से पूछते हैं पिंगला से कि क्या तुम मेरे मरने के बाद भी ऐसा ही करोगी? कहा कि बिल्कुल, मैं तो ऐसा करूंगी नहीं, तुम्हारे मरने की सूचना मिलेगी और मैं मर जाऊंगी। लोक कथा है तो मर जाऊंगी। उसके बाद वो वहाँ जाते हैं जंगल में शिकार करने और खबर भिजवा देते हैं परीक्षा लेने के लिए कि भर्तृहरि कि शेर ने उनको मार दिया शिकार के दौरान। जब ये सूचना आती है तो यहाँ ये जो पिंगला है वो अपनी आत्महत्या कर लेती है कि अब तो रहे नहीं है, मुझे क्या रहना। वो वहाँ से लौट के आते हैं और परेशान होते हैं क्योंकि उसको लगता है कि जो मेरे प्रति इतना ज़्यादा ये है, ये तो कोई बात नहीं हुई। और वो गुरु गोरखनाथ के, फिर गोरखनाथ आते हैं, गोरखनाथ आज भी आए हुए हैं, तो गोरखनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये स्थिति है, आप उसको जिंदा कर दीजिए। कहा कि परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ। और फिर वो आते हैं और वो उसको जीवित करते हैं और फिर वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। ये भर्तृहरि की कहानी, ये कहानी है। आप देखेंगे कि हम लोगों के यहाँ दुखांत नहीं है। जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि सुख की तलाश, एक सही, हम एक तनावहीन होकर घर जाना चाहते हैं। हम ट्रेजेडी दिखा करके टेंशन में नहीं रहना चाहते, अपने को ख़त्म नहीं करना चाहते। तो भर्तृहरि में क्या ज़रूरत थी गोरखनाथ को आके उसको जीवित करने की? पहले वाला वर्षन ही ठीक था, तो नहीं, उसको वर्षन को ठीक किया लोगों ने। गोरखनाथ आके उसको बचाते हैं और उसको फिर से ये करते हैं। तो ये जो माहौल हमारे यहाँ लोक गाथा और लोक कथा जो बनाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही गंभीरता से उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि हम लोग ये जो सारी चीज़ें हैं उसके एक कहानी है वो सोरठी ब्रजभार का, वो भी बिहार और तमाम जगहों में वो सब गाया जाता है और उसको नृत्य के माध्यम से और नाटक के माध्यम से सोरठी ब्रजभार पेश भी करते हैं। उसमें स्त्री की आज़ादी, आपकी पुरुष का जो साथ देने का भाव, ये सारी चीज़ें आपको उन कथाओं में, वो लोक गाथाओं में वो चीज़ें प्राप्त होंगी। सवाल ये है कि ये तो अंतहीन है, इस पर चर्चा फिर कभी लंबा करेंगे। किया क्या जाए? अभी जो इस सिचुएशन हो गई है, लोक गाथा या लोक कथा श्रुति यानी सुनकर और स्मृति यानी याद के सहारे हम सामने लाते हैं। लोक कथा के लिए ये दोनों दरवाजे आज बंद हो चुके हैं। बहुत कोई लोक कथा नहीं सुनाता है और न किसी की और नहीं सुनाता है। और वो पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है आखिरी दौर में है, कगार पर है। उसके बाद स्मृति भी नहीं है लोगों के। अब स्मृति वाले लोग होंगे कौन जो आपको भर्तृहरि की कहानी सुनाएंगे? तो इन चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं? इसको हम लोग पहले से ज़्यादा अच्छी तरह बचा सकते हैं। यानी हम जब सिर्फ लिखकर बहुत सारी लोक कथाओं का संग्रह हमने किया है, संस्कृत में पंचतंत्र हमने किया, बाद में भी बहुत सारे लोगों ने लोक कथाओं का संग्रह किया है, दुनिया भर का हुआ है, बहुत अच्छा है। और वो लेकिन लोक गाथा सिर्फ भाषा नहीं है, संगीत भी है, लोक गाथा अभिनय भी है। तो इसकी रक्षा कैसे हो सकती है? इसकी रक्षा हो सकती है, इसको हम बचा सकते हैं अगर हमारे पास ध्वनि को सुरक्षित करने की व्यवस्था है, हमारे पास दृश्य को व्यवस्थित करने मतलब रखने की व्यवस्था है। हम उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। उसका उन तमाम चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है कि ये लोक गाथा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन, ये लोक कहानी है, वो कथा कहने वाले होते हैं, कथावाचक, उसको आप रिकॉर्ड कीजिए, सुरक्षित रखिए। और आज जो माध्यम हो गया है इसका OTT और इसका जब सारा जो बना है, तो आप बज्जिका, जैसे कि मैथिली भोजपुरी के अलावा एक बज्जिका भाषा है, 2 करोड़ लोग बिहार में बोलते हैं। बिहार के लोग जो होंगे जानते होंगे, मुजफ्फरपुर और औरसतमान के इलाकों में है। आप अगर उसकी कहानी उसकी भाषा में देंगे तो आपको लोग देखेंगे। तो आपका ऐसा भी नहीं कि व्यवसाय बाधित हो रहा है, व्यवसाय का विस्तार हो रहा है और उन लोगों को अपनी भाषा मिल रही है। एक मैथिली ठाकुर है जो अक्सर गाती है, एक लड़की है छोटी सी जो 18-19 साल की, वो बज्जिका में गाती है। वो मैथिली और भोजपुरी के बीच में वो भाषा है। वो उसको
करोड़ों के लाइक्स जा रहे हैं। ये लोग कहाँ थे? सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भाई बहन है दो एक। तो हाँ भाई बहन है। हाँ तो सोशल रियलिटी शो में भी वो रनर अप रही है वो लड़की। हाँ हाँ, तो वो बज्जिका में गाती है। वहाँ की जो बोली है वो भोजपुरी भी नहीं है और मैथिली भी नहीं, विद्यापति की भाषा नहीं है, वो वहाँ की है। तो व्यवसाय की दृष्टि से भी लोग, इसका मतलब है कि सुनना चाहते हैं उसको, और उन तक उनकी चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं, उनकी भाषा की चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं। तो इस समय के में जो साधन है उसको देखते हुए और हमारी जो रिचनेस है उसको देखते हुए सरकार को भी चाहिए, जो सांस्कृतिक विभाग होता है इन लोगों का, कि इनका संरक्षण करे। कोई आदमी अपनी जेब से उतना नहीं कर सकता। आप वहाँ जा कर के और बिहार में और इलाकों में घूमें और सुरक्षित करके लाएं तो उसमें एक पर्याप्त तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो संरक्षण थोड़ा सरकार का भी सहयोग मिले, और हम लोग जो लोक गाथा है उसका जो संगीत है, उसकी जो रिद्म है, उस सबको सुरक्षित रखें। आप तो अभिनेता हैं, जो लुरिकायन की रिद्म अलग है, आल्हा का अलग है। मतलब सारी चर्चा होती है और अलाउद्दीन और पृथ्वीराज का संघर्ष कहीं नहीं कोई जानता, और अलाउद्दीन और पृथ्वीराज और उसका ही संघर्ष है, उसको आप देखेंगे तो इस तरह से। और हमने एक बार एक मुसहर जनजाति है बिहार में, मुसहर, तो हम उस पर डॉक्यूमेंट्री के लिए रिसर्च कर रहे थे। तो मैं चकित रह गया। वो उनकी शादी की उस जनजाति में उस शादी की पद्धति अलग है, उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो अलग है, उनका जो गाना है शादी के अवसर पर। तो मैंने देखा कि वो बज्जिका क्षेत्र के हैं, लेकिन गाने में थोड़ी बज्जिका से भिन्नता भी है। उसमें कुछ गुजराती के क्रियापद आ रहे हैं, छी आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैंने पता लगाया कि एक दौर था कि आज से कोई 1500 साल पहले गुजरात से एक बड़ी संख्या गई थी वहाँ पर, और वो परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह से हमको, अगर हम लोक साहित्य का अगर हम रिसर्च करें और उसको खोजें, तो ये चीज़ें बहुत सामने हैं। सरकार को भी निवेदन है हमारा और आपके माध्यम से कि थोड़ा इस पर रिसर्च पर ध्यान दिया जाए। सांस्कृतिक मंत्रालय जहाँ के हैं, यहाँ भी ये जो मराठी में भी जो लोक गाथाएँ हैं, पावड़ा कहते हैं उसको यहाँ पर, है ना, पोवाड़ा कहते हैं, है ना, वो सारी खोज ली जाए और उसकी धुन सारी निकाल ली जाए। उसको देखिए ना कितने मज़े से लोग सुनते हैं जी। तो मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने सुना। मेरी यही निवेदन है, बाकी लोग अब राय व्यक्त करें। धन्यवाद। वो माइक निकल, ओह सॉरी, सुशील जी अपन इधर ही वक्ता इधर ही बैठा दे, चलेगा वक्ता हम उठ जाते हैं ना भाई। तो नहीं, आप तो वहीं बैठिए, आप यहाँ आइए सर, अब यहाँ आइए, आप यहाँ उन्हीं के बाद में आपका जब आपका दिल करे आइए ना, मैं कुलदीप को बुला लेते।